हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए प्लांट पैथोलॉजी का 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें से एक या दो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका PDF भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्टअप। रोग रोग क्या होता है? रोग एक हानिकारक प्रक्रम है जो किसी रोगजनक के लगातार उत्तेजना का कारण होता है, जो कुछ पीड़ा देने वाले लक्षण उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, रोग क्या होता है? रोग एक हानिकारक प्रक्रम होता है जो रोगजनक के लगातार उत्तेजना का कारण होता है। लगातार उत्तेजना का मतलब दोस्तों लक्षण। अब यदि आप लोगों को बुखार होना तो आप लोग देखेंगे कुछ टाइम पहले से ही आपको उसका अनुभव होने लगेगा कि मुझको बुखार है। तो दोस्तों, वही कहा गया कि लगातार उत्तेजना। उत्तेजना का मतलब दोस्तों वही है कि रोग एक हानिकारक प्रक्रम है जो किसी रोगजनक के लगातार उत्तेजना का कारण होता है, जिसमें कुछ पीड़ा देने वाले लक्षण उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, जब आप लोगों को बुखार होगा तो आप लोगों को सुस्तीपन आ जाती है और सर भी दर्द करने लगता है हल्का हल्का। तो दोस्तों, वही जो पीड़ा कुछ कुछ पीड़ा देने वाले लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसी को रोग कहते हैं। दोस्तों, रोग एक हानिकारक प्रक्रम है जो किसी रोगजनक के लगातार उत्तेजना के कारण होता है, जिसमें कुछ पीड़ा देने वाले लक्षण उत्पन्न होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं रोग को प्रभावित करने वाले कारक। रोग को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है दोस्तों। पहला, तापमान। अब तापमान रोग को कैसे प्रभावित करेगा? तो दोस्तों, इसको आप लोग लिख सकते हैं आसानी से। तापमान कैसे रोग को प्रभावित करेगा। वायुमंडल का प्रभाव का कैसे रोग होता है, इसको आप लोग लिख सकते हैं अपने से। स्वपोषी पोषण का प्रभाव के बारे में लिख सकते हैं। पर्यावरण या वातावरण के प्रभाव में रोग को ऐसे होता है, रोग को कैसे प्रभावित करता है। अगला है वायु का प्रभाव रोग को कैसे प्रभावित करता है। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में आप लोग लिख सकते हैं अपने से। अभी मैं इन सभी के बारे में बताने लगूंगा तो दोस्तों वीडियो आधा घंटा का हो जाएगा, तो आप लोगों को वीडियो देखने में भी दिक्कत होगी और मुझे बनाने में भी दिक्कत होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो रोग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तापमान, वायुमंडल का प्रभाव, स्वपोषी पोषण का प्रभाव, पर्यावरण का वातावरण प्रभाव, वायुमंडल का प्रभाव, वायु का प्रभाव। आगे चलते देखते हैं। कवक तंतु, हाइफी दोस्तों इसको कहते हैं अंग्रेजी में, हाइफी। दोस्तों, इसको मैंने पॉइंट में आप लोगों को बताया ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिएगा, पहला पॉइंट, कवक तंतु धागे जैसी नलिकाकार संरचना होती है जो प्रायः शाखित, कभी कभी अशाखित होती है। दोस्तों, कहने का मतलब जो कवक तंतु होता है वह नलिकाकार होती है। नलिकाकार मतलब दोस्तों ऐसी इस आकार की नलिकाकार संरचना होती है जो कभी कभी शाखित तथा अशाखित। शाखित का मतलब दोस्तों इसमें शाखा निकला रहेगा। कभी कभी शाखित तथा कभी कभी अशाखित होती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कवक तंतु धागे जैसी नलिकाकार संरचना होती है जो कभी प्राय शाखित और कभी कभी अशाखित होती है। इसका निर्माण एक बाह्य भित्ति और जीवद्रव्य से भरी कोशिका से होता है। इसका निर्माण दोस्तों जो है कवक तंतु का, वह बाह्य भित्ति और जीवद्रव्य से भरी कोशिका से होता है। इसका व्यास, कवक तंतु का व्यास 1.0 माइक्रोन से अधिक 2 से 3 माइक्रोन तक होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका व्यास 2.30 माइक्रोन से कभी कभी 100 माइक्रोन से भी अधिक व्यास वाले होते हैं कवक तंतु। तो मैंने क्या क्या बताया दोस्तों आप लोगों को। कवक तंतु की संरचना नलिकाकार धागे जैसी होती है जो कभी कभी शाखित तथा कभी कभी अशाखित होते हैं। इसका निर्माण बाह्य भित्ति और जीवद्रव्य से भरी कोशिका से होता है। इसका व्यास 1 माइक्रोन से अधिक 2 से 30 माइक्रोन तक होता है। कभी कभी इसका आकार 100 माइक्रोन से भी अधिक हो जाता है। कवक तंतु का निर्माण बीजाणुओं से होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कवक तंतु का निर्माण जो बीजाणुओं से होता है जो एक या अधिक अंकुरण नलिका बनाकर अंकुरित होते हैं। जो एक या अधिक अंकुरित नलिका बनाकर अंकुरित होते हैं। अंकुरण नलिका बाद में बढ़कर कवक तंतु में बदल जाती है। ढेर सारे कवक तंतु आपस में मिलकर माइसीलियम का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को कवक तंतु समझ में आया होगा पूरा। मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। कवक तंतु की संरचना धागे जैसी नलिकाकार संरचना होती है जो कभी कभी शाखित तथा कभी कभी अशाखित होते हैं। इसका निर्माण एक बाह्य भित्ति और जीवद्रव्य से भरी कोशिका से होता है। इसका व्यास 1 माइक्रोन से अधिक 2 से 30 माइक्रोन तक होता है। कभी कभी ये इनका जो दोस्तों व्यास है 100 माइक्रोन से भी अधिक हो जाता है। और ढेर सारे कवक तंतु आपस में मिलकर माइसीलियम का निर्माण करते हैं। दोस्तों सिर्फ आप लोग इतना याद किया रहिएगा कि ढेर सारे कवक तंतु आपस में मिलकर माइसीलियम का निर्माण करते हैं। इनका व्यास 1.0 माइक्रोन से 2 से 30 माइक्रोन तक होता है। इसका निर्माण एक बाह्य भित्ति और जीवद्रव्य से भरी कोशिका से होता है। दोस्तों बार बार मैं आप लोग को बताने का मतलब है कि आप लोगों को अभी याद हो जाए, बाद में देखने का जरूरत ना पड़े।
तो चलिए देखते हैं अब आगे। विषाणु। विषाणु क्या होते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया। विषाणु का मतलब होता है विषाणु दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, विष धन अणु। विषाणु दो शब्दों से मिलकर बना है, विष धन अणु। विष का मतलब होता है जहर, मतलब जहर या कहें विष कहें, और अणु का मतलब होता है दोस्तों अणु, तो आप लोग जब जानते ही हैं। तो विषाणु का मतलब होता है विष के अणु, मतलब जहर के समान। तो स्टीवेंस के अनुसार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। विषाणु अति सूक्ष्मदर्शी कण होते हैं, मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इन्हें सिर्फ देखा जा सकता है। विषाणु अति सूक्ष्मदर्शी कण होते हैं जो प्रोटीन द्वारा घिरे हुए एक अकेली जाति के न्यूक्लिक अम्ल आरएनए या डीएनए के एक या अधिक खंडों से बने होते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो विषाणु होते हैं वे अति सूक्ष्मदर्शी मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो प्रोटीन द्वारा घिरे हुए एक अकेली जाति के न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए से घिरे रहेंगे दोस्तों, या तो आरएनए के खंड से घिरे रहेंगे। इतना ध्यान दीजिएगा कि जो जीवाणु होते हैं, सॉरी विषाणु होते हैं, वो या तो डीएनए से घिरे रहेंगे या तो आरएनए से घिरे रहेंगे। यह कण अकेले या समान संरचनाओं की उपस्थिति में केवल जीवित कोशिकाओं के भीतर कम से कम परपोषी में। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब यह है कि यह जो कण होता है, विषाणु जो कण होते हैं दोस्तों, पहली बात कि विषाणु कण होते हैं, यह जो कण होते हैं यह समान संरचनाओं की उपस्थिति में केवल जीवित कोशिका के भीतर कम से कम परपोषी में ही कोशिका एंजाइमों में से कुछ का उपयोग करके गुणन या पुनरावृत्ति करते हैं। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि विषाणु सूक्ष्म कण होते हैं जो प्रोटीन द्वारा घिरे हुए अकेली जाति के न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए से या तो आरएनए के खंड से बनते हैं। यह कण केवल जीवित कोशिका के भीतर ही गुणन करता है। सिर्फ आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि जीवाणु जो होते हैं वह सूक्ष्म कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इन्हें देखा जा सकता है, जो प्रोटीन द्वारा घिरे हुए अकेली जाति के एक या अधिक खंडों से, मतलब दोस्तों या तो न्यूक्लिक एसिड से या तो आरएनए से या तो डीएनए से। कहने का मतलब यह है यह कण केवल जीवित कोशिका के अंदर ही गुणन कर सकते हैं। अब देखते हैं विषाणुओं के लक्षण क्या क्या हैं। विषाणु के लक्षण कैसे जानेंगे कि विषाणु हैं। विषाणुओं में एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, अर्थात या तो आरएनए या फिर डीएनए। मैंने अभी आप लोगों को बताया भी कि विषाणु में सिर्फ एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा, या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यदि पूछ दिया विषाणु के लक्षण तो दोस्तों आप लोग एकदम आसानी से परिभाषा और दोस्तों जो इसके लक्षण होते हैं सब दोस्तों आपस में मिलते जुलते हैं। विषाणु में केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, या तो डीएनए या तो आरएनए। अगला है, एक विषाणु का न्यूक्लिक अम्ल दूसरे विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल से भिन्न होता है। दोस्तों एक विषाणु का न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो दूसरे विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल से भिन्न होता है। किसी में डीएनए रहेगा तो दोस्तों किसी में आरएनए रहेगा, दोनों में डीएनए नहीं रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पे है विषाणु में जनन न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा होता है। दोस्तों विषाणु में जो जनन होता है वह न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा होता है। यह केवल जीवित कोशिका के अंदर ही जनन कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आप लोग परिभाषा से भी बताया। तो क्या क्या मैंने बताया आप लोगों को, विषाणु में केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, या तो डीएनए या तो आरएनए। विषाणु में जनन न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा होता है। एक विषाणु का न्यूक्लिक अम्ल दूसरे विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल से भिन्न होता है। तो चलिए आगे देखते हैं विषाणुओं के गुण, क्या क्या गुण हैं दोस्तों विषाणुओं के। विषाणु अति सूक्ष्म अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। यहाँ पे मैंने दोस्तों इसको परिभाषा में आप लोग को बताया कि विषाणु अति सूक्ष्म होते हैं, इनको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। विषाणु अति सूक्ष्म होते हैं, इनको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। तो इनको केवल ब्रेकफील्ड एवं चेम्बरलेन निस्यंदकों मतलब होता है दोस्तों फिल्टर द्वारा छाना जा सकता है। कहने का मतलब दोस्तों विषाणु जो होते हैं उनको ब्रेकफील्ड फिल्टर द्वारा छाना जा सकता है, या तो चेम्बरलेन फिल्टर द्वारा छाना जा सकता है। इसके अलावा किसी और फिल्टर के द्वारा इसे छाना नहीं जा सकता है। तो विषाणुओं को ब्रेकफील्ड एवं चेम्बरलेन फिल्टर द्वारा छाना जा सकता है। आगे देखते हैं इसके गुण। इसके गुण को दोस्तों मैंने बहुत अधिक मात्रा में लिया है, क्योंकि आप लोग को कुछ पॉइंट अगर याद हो जाएगा तो भी आप लोग एग्जाम में इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं, लक्षण भी लिख सकते हैं, गुण भी लिख सकते हैं। विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं, इसको आप लोग परिभाषा में भी लिख सकते हैं, उसके लक्षण में भी लिख सकते हैं, और इसके गुण में भी लिख सकते हैं। विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं, जीवित कोशिका के बाहर इन निर्जीव का गुण प्रदर्शित करते हैं। विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं, जीवित कोशिका के बाहर इन निर्जीव गुण प्रदर्शित करते हैं।
मतलब दोस्तों मैंने बताया कि विषाणु जो होते हैं सिर्फ जीवित कोशिका में ही जनन करते हैं। तो वही कहा गया है कि विषाणु अपेक्षाकृत परजीवी होते हैं जो जीवित कोशिका के बाहर निर्जीव गुण प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट है, विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ के रूप में केवल एक ही न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए पाया जाता है। इसको भी मैंने बता दिया है कि विषाणु में एक ही न्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा, या तो डीएनए या तो आरएनए। तो इसमें विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ के रूप में बोला गया है। अगला है, न्यूक्लिक अम्ल के चारों ओर, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है दोस्तों डीएनए या आरएनए, इसके चारों ओर प्रोटीन या लाइपोप्रोटीन का आवरण होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल के चारों ओर प्रोटीन या लाइपोप्रोटीन का आवरण होता है। अगला पॉइंट है, विषाणु परपोषी विशिष्टता रखते हैं, अर्थात यह किसी पौधे या जीव के कम से कम एक जाति विशेष पर ही आक्रमण करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विषाणु परपोषी विशिष्टता रखते हैं मतलब दोस्तों एक ही जाति के पौधे या जाति पर, विशेष जाति पर आक्रमण करते हैं। जैसे दोस्तों पोलियो उत्पन्न करने वाला विषाणु दोस्तों जो था वो सिर्फ बंदर और मनुष्य में ही रोग उत्पन्न करता है और किसी अन्य जानवर मतलब बिल्ली, कुत्ते या अन्य जानवरों में नहीं करता। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि विषाणु परपोषी विशिष्टता रखते हैं, अर्थात यह किसी पौधे या जीव के कम से कम एक जाति विशेष पर ही आक्रमण करते हैं। जैसे पोलियो उत्पन्न करने वाला विषाणु, जैसे दोस्तों अपना कोविड आया था, वह सिर्फ मनुष्य के ऊपर अपना जो है रोग उत्पन्न करता था। अगला, विषाणु अत्यंत संक्रामक होते हैं। दोस्तों विषाणु होते हैं बहुत तेजी से संक्रमित करते हैं। आप लोगों ने देखा भी है अभी जो कोविड-19 आया था कितना तेज संक्रमित करता था। अगला है, विषाणुओं के ऊपर ताप का प्रभाव पड़ता है। कम तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि उच्च तापमान घातक होता है। तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जबकि उच्च तापमान घातक होता है। दोस्तों विषाणुओं को तापमान का कोई प्रभाव नहीं कर तापमान को कोई प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन उच्च तापमान घातक होता है। आगे देखते हैं, विषाणु अम्ल, क्षार, लवण इत्यादि के प्रतिरोधी होते हैं। मतलब दोस्तों विषाणु इसके प्रतिरोधी होते हैं। अम्ल, क्षार, लवण आदि के प्रतिरोधी कौन होते हैं दोस्तों? विषाणु। सूर्य की किरणों का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूर्य की किरणों का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये थे विषाणु के लक्षण। अब चलिए आगे देखते हैं, प्लांट पैथोलॉजी में ईजे बटलर का योगदान। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्लांट पैथोलॉजी में ईजे बटलर का क्या योगदान है? ब्रिटिश शासन द्वारा सन 1905 में पूसा, बिहार में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जो वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से जानी जाती है। पहले दोस्तों आप लोग इतना समझिएगा कि ब्रिटिश शासन द्वारा, जो ब्रिटिश शासन था उस समय में दोस्तों सन 1905 ईस्वी में बिहार में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों IARI की स्थापना की गई, जो वर्तमान में, जो दोस्तों इस समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से जाना जाता है। जो दोस्तों वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से जाना जाता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहले दोस्तों किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसकी स्थापना की गई थी, जो दोस्तों अब वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से जाना जाता है। सर ईजे बटलर ने पादप रोगों पर अध्ययन कार्य प्रारंभ किया, साथ ही भारतीय दल को प्रशिक्षित भी किया। दोस्तों जो सर ईजे बटलर थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने पादप रोगों पर अध्ययन कार्य प्रारंभ किया और साथ ही भारतीय दल को प्रशिक्षित भी किया। उन्होंने कपास, अरहर के मलानी, दोस्तों ये सब रोग है, कपास, अरहर के मलानी तथा आलू, गन्ना के विभिन्न रोगों का अध्ययन किया। जो सर ईजे बटलर थे उन्होंने कपास, अरहर की मलानी रोग तथा आलू, गन्ना के विभिन्न रोगों का अध्ययन किया। उनके द्वारा लिखित पुस्तक फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट, फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट आज भी प्रासंगिक है, मतलब दोस्तों आज भी चर्चा में है। पादप रोग विज्ञान में इनके योगदान को देखते हुए पादप रोग विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है ईजे बटलर को। तो कहने का मतलब दोस्तों आप लोग एक बार सुनिएगा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा कि पादप रोग विज्ञान में ईजे बटलर सर का क्या योगदान है। ब्रिटिश शासन द्वारा सन 1905 ईस्वी में पूसा, बिहार में IARI की स्थापना की गई, मतलब दोस्तों इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जो वर्तमान में उसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से बुलाते हैं या जाना जाता है। सर ईजे बटलर ने पादप रोगों पर अध्ययन का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने कपास, अरहर के मलानी रोग और गन्ना के, आलू के विभिन्न रोगों का अध्ययन किया। उनके द्वारा लिखित पुस्तक है दोस्तों एक फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट, फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट,
जो आज भी चर्चा में है। तो पादप प्रयोग विज्ञान में इनको योगदान को देखते हुए इन्हें पादप प्रयोग विज्ञान का पिता के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों एग्जाम पूछ भी सकता है कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, तो सर E.J. बटलर। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अब जो मैं बताऊंगा ये सब पॉइंट आप लोगों को आगे जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने इसमें लास्ट में डाल दिया है। पैथोजन, पैथोजन किसे कहते हैं दोस्तों? पैथोजन रोग कारक, कोई भी कारक जो रोग उत्पन्न कर सकता है पैथोजन कहलाता है। कोई भी कारक जो रोग उत्पन्न कर सकता है वह पैथोजन कहलाता है। अब जैसे दोस्तों गंदा पानी पीने से रोग उत्पन्न होगा, तो दोस्तों जो गंदा पानी है वह रोग कारक वो कारक हो जाएगा। तो कहने का मतलब वही है कि कोई भी कारक जो रोग उत्पन्न करता है पैथोजन कहलाता है। आगे चलते हैं, पैथोजेनेसिस देखते हैं। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस को दोस्तों कहेंगे रोग जनन, और उसको कहते थे रोग कारक। रोग जनन क्या होता है? रोग जनन करपोषी पौधे में उत्पन्न होने की संपूर्ण घटना या क्रिया का वर्णन करता है। मतलब दोस्तों किस पादप में कैसे रोग शुरू हो रहा है, कैसे रोग लगेगा, और रोग लगने के क्या क्या क्रम है, तो वही जो होता है पैथोजेनेसिस देखता है। पैथोजेनेसिस का अध्ययन करता है कि रोग जनन परपोषी पौधे में रोग उत्पन्न होने की संपूर्ण घटना या क्रिया का वर्णन करता है, जिसमें संपर्क से लेकर दोस्तों जब वो संपर्क में आ गया तब से लेकर लक्षण प्रकट होने तक की घटनाओं की एक श्रृंखला होती है या क्रम होती है। इसके बाद दोस्तों होस्ट परपोषी, दोस्तों हर जगह इसका प्रयोग होगा इसलिए मैंने इसको भी ले लिया है। वह जीव जिसके शरीर से किसी परजीवी जीव को आश्रय तथा पोषण मिलता है उसे परपोषी कहते हैं। वह जीव जिसके शरीर से किसी परजीवी जीव को आश्रय तथा पोषण मिलता है उसे परपोषी कहते हैं। अगला है पैथोजेनिस्टी, रोग जनकता। पैथोजेनिस्टी, पैथोजन मतलब दोस्तों रोग कारक, पैथोजेनेसिस मतलब रोग जनन, और होस्ट मतलब परपोषी। पैथोजेनिस्टी मतलब रोग जनकता। रोग जनकता क्या है? रोग जनक को रोग उत्पन्न करने की क्षमता या योग्यता रोग जनकता कहते हैं। मतलब दोस्तों कोई पादप है उसके अंदर रोग उत्पन्न करने की योग्यता, उसके अंदर किसकी कमी है दोस्तों, किसी तत्व की कमी होगी तभी कोई रोग लगेगा, किसी चीज़ की कमी होगी तभी रोग लगेगा। तो उस रोग को लगने के लिए उसमें योग्यता जो है उसी को पैथोजेनिस्टी कहते हैं या रोग जनकता कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। सभी टॉपिक को मैंने बताया आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका PDF ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।